तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 10वें लेक्चर की। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो पहले अपनी किताब में देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ पर है। तो ये हमारी बुक है, इसकी शुरुआती जो लाइनें हैं कुछ वो पढ़ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी नो दैट द बैटरी और अ सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी और सेल जो लगे हुए होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। ये जो बैटरी और सेल आप देख रहे हैं सर्किट के अंदर लगे रहते हैं, ये एनर्जी के सोर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी होती है। तो वो जो एनर्जी है वो क्या क्या काम करती है ये समझ लीजिए। वो एनर्जी एक तो इस सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको मूव करवाने का काम करेगी। वो एनर्जी क्या करेगी, सर्किट के जो दोनों टर्मिनल्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से सर्किट के अंदर करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो वो एनर्जी का एक काम तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। तो इस एनर्जी का जो सेल के अंदर या बैटरी के अंदर एनर्जी होती है, इस एनर्जी का पहला काम है क्या करवाना, करंट को मेंटेन करवाना। लेकिन इस एनर्जी का एक और काम होता है, इस एनर्जी की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो हीट हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने बल्ब को देखा होगा, बल्ब जब इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ ही देर में बल्ब जो है वो हीट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप और कोई भी चीज़ लगाते हैं, टीवी लगाते हैं या इलेक्ट्रिक फैन लगाते हैं सर्किट के अंदर, तो वो भी कुछ देर में क्या होता है, हीट हो जाता है। तो ये जो हीट इनके अंदर जनरेट हो रही है, ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है, इस बैटरी की वजह से जनरेट हो रही है। तो बैटरी या सेल के अंदर जो एनर्जी होती है उसके दो काम होते हैं। पहला काम करंट को मेंटेन करना और दूसरा काम इस एनर्जी का होता है हीट जनरेट करना। हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इस्तेमाल किया जाता है वो हीट जरूर होता है, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे आपने कई बार देखा होगा कि मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हैं तो वो भी क्या होता है, कुछ देर बाद हीट हो जाता है। तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट का क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हमने समझा कि बैटरी और सेल जो होती है उसकी एनर्जी के दो चीज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो करंट को मेंटेन करने में और दूसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या सर्किट के अंदर हीट जनरेट करने में। ठीक है, तो अपनी बुक में पढ़ लेते हैं ये कहाँ पर लिखा हुआ है। तो बुक में आगे लिखा हुआ है कि द chemical reaction within the cell generate the potential difference between the two terminals of that set the electron into motion to flow the current through the resistors or a system of resistors connected to the battery। तो बैटरी का काम क्या होता है कि जो दो टर्मिनल हैं उनके बीच में क्या क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं और उसी की वजह से सर्किट में करंट का फ्लो हो जाता है। आगे लिखा है वी ऑल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 जो पीछे पढ़ा था, दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। सोर्स को अपनी एनर्जी लगातार करते रहना पड़ता है जिससे कि सर्किट के अंदर करंट क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। सोर्स से मतलब यहाँ पर क्या है, बैटरी से और सेल से। तो ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेल का बैटरी का पहला काम होता है क्या करना, करंट को मेंटेन करना। इसके आगे लिखा है कि वेयर डज दिस एनर्जी गो, इसकी जो एनर्जी होती है वो जाती कहाँ है आगे। तो एक काम तो ये हो गया, अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू द यूजफुल वर्क। एक हिस्सा तो यूजफुल वर्क में खर्च हो जाता है, जैसे कि रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ द फैन। इलेक्ट्रिक फैन के जो ब्लेड हैं उनको घुमाना, ये एक यूजफुल काम है क्योंकि हमें हवा चाहिए होती है पंखे से। तो उस एनर्जी का एक हिस्सा तो पंखे को घुमाने में खर्च हो जाता है। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इनटू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। लेकिन बाकी जो बची हुई एनर्जी है उसकी वजह से गैजेट का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। वो कोई यूजफुल वर्क नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो फैन है, इलेक्ट्रिक फैन जो है हमारा हीट हो जाए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ठीक है, हमारा जो बल्ब है वो रोशनी तो दे, ये तो हम चाहेंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि वो क्या हो जाए, हीट हो जाए। तो ये हीट जो है वो अननेसेसरीली जनरेट हो रही है।
ये तो ठीक है, पंखा चल रहा है यूजफुल वर्क हो रहा है, बल्ब से लाइट मिल रही है यूजफुल वर्क हो रहा है, लेकिन वो जो साथ में हीट हो रहा है ना, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से इन चीज़ों के अंदर हीट क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। आगे लिखता है कि वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम वार्म, इट इज़ यूज कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक जब इलेक्ट्रिक फैन का इस्तेमाल करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, if the electric circuit purely resistive, that is the configuration of the resistors only to the battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat। अगर वो प्योरली रेजिस्टिव हो, देखो यहाँ पे लिखा, अगर सर्किट कैसा हो, प्योरली रेजिस्टिव हो। अब प्योरली रेजिस्टिव क्या होता है, इसका मतलब समझो जरा। देखो इस सर्किट में तुम्हें खाली यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टर लगा हुआ, अगर ये पूरा सर्किट ही ऐसे ऐसे करके बना दिया जाए तो ये पूरा सर्किट क्या कहलाएगा, प्योरली रेजिस्टिव कहलाएगा। आपने हीटर देखा होगा जरूर, इलेक्ट्रिक हीटर, तो मैं उसका डायग्राम थोड़ा सा बना के समझाता हूँ तुम्हें। तो ये मैंने यहाँ पे हीटर बना दिया है। हीटर के अंदर की जो कॉइल होती है, आप सभी ने ध्यान देखी होगी, कुछ इस तरह की होती है। हीटर जो खाना पकाने वाला हीटर होता है या फिर हाथ सेकने वाला हीटर होता है, उसकी कॉइल इस तरह की होती है। तो ये पूरी तरह से क्या होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है। प्योरली रेजिस्टिव का मतलब, जैसे यहाँ तो एक ही जगह पे रजिस्टर लगा है, यहाँ पे इस पूरी कॉइल में पूरी कॉइल जो है वो एक रजिस्टर की तरह से ही होती है। तो अगर ऐसे कोई सर्किट है जो पूरी तरह से रेजिस्टिव है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर आएगी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि हीटर का जो इस्तेमाल है वो लाइट के लिए नहीं किया जाता, किसके लिए किया जाता है, हीट के लिए। तो जब भी हमें अपने इलेक्ट्रिक करंट से हीट चाहिए होगी तो हम अपने सर्किट को पूरी तरह से कैसा बना देंगे, रेजिस्टिव बना देंगे, यानी कि पूरा रेजिस्टेंस से भरा हुआ होना चाहिए हमारा सर्किट। अब जैसे ये सर्किट है, इसमें केवल दो जगह पर रजिस्टर्स हैं, एक इस बल्ब के अंदर और एक ये सिंपल रजिस्टर। तो केवल यहीं पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, बाकी वायर के अंदर उतनी हीट जनरेट नहीं होगी, क्योंकि मान लो अगर वायर में हीट जनरेट होने लगे तो वायर क्या होगी, जल जाएगी और उसमें आग लग जाएगी। और ऐसा कई बार होता भी है जब घरों में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। तो इसीलिए कॉपर की प्योर वायर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से उसमें कम हीट जनरेट होती है। तो फिलहाल बात चल रही थी कि अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है तो जितनी भी उसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आती है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। 99% पार्ट जो है वो हीट बना देगा और सिर्फ 1% से हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, आगे इसमें लिखा है कि दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो चीज़ें हीट हो जाती हैं उसी को क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ईटीसी। और ऐसा नहीं होता कि इस हीटिंग इफेक्ट से हमेशा नुकसान ही हो, क्योंकि देखो पंखा गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर वो फूक सकता है, बल्ब गर्म हो जाएगा तो गर्म होकर वो फ्यूज भी हो सकता है। तो कई बार हमें हीटिंग इफेक्ट से क्या होते हैं, नुकसान होते हैं। मोबाइल ज़्यादा हीट हो जाए तो नुकसान हो सकता है, टीवी ज़्यादा हीट हो जाए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन हमेशा हीट होने से नुकसान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो होती है, मान लो तुम स्कूल जाते हो, जैसे स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हो तो तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, गर्म हो जाए, ताकि तुम जल्दी से अपने कपड़ों पे उसको करो और जल्दी से जल्दी स्कूल जा सको। तो तुम इलेक्ट्रिक आयरन के केस में चाहते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन तुम्हारी जल्दी से हीट हो जाए। मान लो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, टोस्टर में ब्रेड को टोस्ट करते हो, तो चाहोगे कि टोस्टर जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हीट हो जाए। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, इसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें हमें पावर का फॉर्मूला बनाकर दिया गया है। इस फार्मूले को बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं किया, सिर्फ सीधे सीधे बता दिया है इस तरह से। कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर। एक रजिस्टर आर के अंदर आई करंट का फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी। और टाइम, जो जितने टाइम के लिए करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना है, टी है। देखिए जब भी हीट जनरेट होती है तो उसमें टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है।
अगर आप टीवी 15 मिनट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कम हीट जनरेट होगी, लेकिन उसी टीवी को आप 4 घंटे तक चलाते रहें तो उसमें ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो यहाँ पे किसका रोल आ रहा है? टाइम का रोल आ रहा है। ठीक है, तो आगे लिखता है कि लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज वी क्यू। वर्क डन के बारे में हमने पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस का जब हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे इस तरह से था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर हम V की मल्टीप्लाई Q में कर देते हैं, W का फॉर्मूला क्या बन जाता है? V इंटू क्यू बन जाता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू बनता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे लिखा है द सोर्स मस्ट सप्लाई द एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम t, हैंस द पावर ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी या फिर VI। तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है VI। इलेक्ट्रिकल गैजेट जो होते हैं उनमें पावर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं कि सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है, टाइम t के लिए हो रहा है। तो पावर जो जनरेट होगी उसके लिए दो फार्मूले हैं, एक तो P इज इक्वल टू VI और दूसरा P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है कि और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज P इंटू टी। 9th क्लास में हमने एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, P इंटू टी, इस तरह से। अब एनर्जी को अगर हम यहाँ पे हीट से रिप्रेजेंट करें H से, और P की जगह हम क्या लिख दें? P की जगह हम क्या लिख दें? V इंटू आई लिख दें और इंटू टी। तो इस तरह से हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? VIT। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, H इज इक्वल टू VIT। इसको कॉपी में लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब पावर का जो फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया था उसको लिख देते हैं। पावर की जगह आ गया V इंटू आई और T ऐसे ही रहा। और एनर्जी जो है वो हीट की ही एक फॉर्म होती है, तो एनर्जी की जगह हमने हीट लिख दिया। तो इस तरह से हमारा हीट का फॉर्मूला बन गया VIT। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हीट निकालने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला होता है, इसमें थोड़े बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है कि R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। ठीक है, तो इससे V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? IR। V का फॉर्मूला बनेगा I इंटू आर। तो ये जो V आप देख रहे हैं इसकी जगह I इंटू आर रख दिया जाएगा। एक I वहाँ पे पहले से ही है, T भी वहाँ पे पहले से ही है। I और I इंटू होके बन जाएगा I स्क्वायर, और साथ में R है और T है। तो हीट का एक और फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर RT। और इससे और भी बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखो ये जो I तुम्हें दिखाई देता है, अगर हम I को यहाँ पे ले जाते हैं और R को I की जगह ले आते हैं V अपॉन आर। I की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि V तो ऐसे ही रहेगा, I की जगह हमने लिख दिया V अपॉन आर और इंटू टी। ठीक है, तो V की V में मल्टीप्लाई करके बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और इधर हीट चल ही रहा है। तो एक और फॉर्मूला बन गया। तो पहले हमने क्या किया? V की जगह IR लिख दिया, तो ये फॉर्मूला बना। फिर हमने I की जगह क्या लिख दिया? V अपॉन आर, तो एक और फार्मूला बन गया। इस तरह से हम सवाल की ज़रूरत के हिसाब से हीट के अलग अलग फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस फार्मूले पर फोकस करें तो हमें क्या क्या पता चलता है हीट के बारे में। हीट जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ाओगे हीट उतनी ही बढ़ जाएगी। हीट जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा आप करंट पास करेंगे उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। हीट रेजिस्टेंस के भी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ही ज़्यादा जनरेट होगी। अब ये जो हीटर की कोयल है ये प्योरली रेजिस्टिव होती है। अगर हम इस कोयल को हटाकर यहाँ पर सिंपल कोयल लगा दें जैसे हमारा तार होता है, तो ये बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई खास हीट जनरेट नहीं होगी। लेकिन ये ग्लो करता है क्योंकि ये जो हम लगाते हैं यहाँ पे वायर, ये प्योरली क्या होती है? रेजिस्टिव होती है। अगर प्योरली रेजिस्टिव वायर लगाई जाएगी तो खूब सारी हीट जनरेट होगी। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हीट जो है रेजिस्टेंस के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। तो अब आपके पास एक हथियार है कि
अगर आपको इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस बनानी है या फिर आपको टोस्टर बनाना है तो आपको उसका रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ेगा, जिससे उसमें ज़्यादा हीट जनरेट हो सके। लेकिन अगर मान लो आप पंखा बनाना चाहते हैं, कूलर बनाना चाहते हैं या फिर टीवी बनाना चाहते हैं तो आपको उसका रेजिस्टेंस लो रखना पड़ेगा, ताकि उसमें हीट कम जनरेट हो सके। क्योंकि पंखे में, टीवी में और बल्ब में हम नहीं चाहते कि हीट ज़्यादा जनरेट हो। तो अब हमारे पास एक ऐसी चीज़ है रेजिस्टेंस के तरह से कि जब हमें हीट ज़्यादा करनी होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, और जब हमें हीट कम करनी होगी तो रेजिस्टेंस घटा देंगे। तो हीट रेजिस्टेंस के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा हीट जो है वो टाइम के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जितने ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी अप्लायंसेस को आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर हीट जनरेट होगी। टाइम जितना बढ़ेगा हीट उतनी ज़्यादा जनरेट होगी, टाइम जितना कम लेंगे उतनी कम हीट जनरेट होगी। आप मोबाइल अगर लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी हीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय तक चार्जिंग पे लगा रहेगा तो हीट हो जाएगा। वो कम टाइम के लिए चार्जिंग पे लगेगा, कम इस्तेमाल होगा तो कम हीट उसके अंदर जनरेट होगी। तो हीट के बारे में हम यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। हीट कैसे जनरेट होती है, किस किस पर डिपेंड करती है, वो सब हमने समझ लिया है। 3 तरह के फार्मूले भी हमने हीट के बना लिए हैं। साथ में हमने एनर्जी का भी फार्मूला यहाँ से निकाल लिया। एनर्जी का फार्मूला होता है P/T। इसके अलावा हमें पावर का फार्मूला भी अभी अभी बताया गया था, V/I होता है पावर का फार्मूला। और एक और होता है, उसे हम बाद में देखेंगे जब पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।